हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज का ये टॉपिक आप वीडियो को देखने से मतलब स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये दिख गया, आप समझ गए होंगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही फेमस टॉपिक है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है और हर साल आता है। तो ट्रांसफार्मर छोटी सी वीडियो में जल्दी से कवर कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब इस ट्रांसफार्मर को बनाते कैसे हैं ये वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी है, आप चैनल पे जाके शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि हाउ टू मेक ट्रांसफार्मर, है ना। तो आइए समझते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आती है। क्या है ये? सबसे पहली बात तो किसके प्रेरण पे, किसके मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आती है। तो मेन बात याद रखनी है कि इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का जो विभव होता है यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होती है उसको परिवर्तित करने के काम आता है। परिवर्तित कैसे? कि ट्रांसफार्मर से निम्न विभव को, है ना, निम्न मतलब कम विभव को उच्च विभव या उच्च विभव को निम्न विभव में बदला जा सकता है। क्या कर सकते हैं ट्रांसफार्मर से? हम कोई कम विभव देंगे तो हम ज़्यादा विभव ले सकते हैं, और ज़्यादा विभव देंगे तो कम विभव ले सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है, तो हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि विभव के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर मेन विभव के मान में परिवर्तन करता है, सिंपल। अब देखो, इसी आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? यह निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर देता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप क्या हो रहा है? अप मतलब ऊपर कर रहा हो जो, तो यह निम्न विभव को ही तो ऊपर करेगा, तो यह निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर देता है, अथवा नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल वैद्युत धारा में बदलने का काम करता है। देखो, आप इतना इतना याद रखो, इतने पार्ट को, कि यह ये वाला कि यह निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर देता है। क्या कहलाता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर। और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यह उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित कर देता है। ये होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, है ना। इसके बाद समझिएगा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है रचना। इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है। तो देखो, मैंने डायग्राम बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो शॉर्ट्स में बना रखा है मैंने, दे रखा है। ये डायग्राम बनाया था मैंने, इसको समझाया था कैसे बनाना है। तो देखो, ये नरम लोहे जो है ना, इनके बीच में गैप लग रहा है, तो नरम लोहे की पत्तियां होती हैं। एक ऐसी पत्ती ले ली हमने, ये नरम लोहे की पत्ती है। तो ऐसी बहुत सारी पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर हमने क्या कर दिया, लगा दिया है एक दूसरे के ऊपर। तो हमारा क्या बन गया? ट्रांसफार्मर बन गया ऐसे करके। तो हमने नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया। एक आयताकार पटलित क्रोड होता है और ये पत्तियां एक दूसरे से पृथककृत होती हैं, मतलब अलग अलग होती हैं, चिपकी हुई नहीं होती हैं, जिससे कि क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। भंवर धारा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जिससे कि क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो, क्योंकि भंवर धाराएं अगर उत्पन्न होंगी ज़्यादा तो वैद्युत ऊर्जा का ह्रास होगा, तो और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो, तो वैद्युत ऊर्जा का ह्रास हमें कम करना है। इस क्रोड पर तांबे के तार की अलग अलग दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। तो ये जो क्रोड होते हैं ना, इन पर तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां लपेटी जाती हैं। देखो, ये क्रोडें थी, अब इन पर तांबे के तार की देखो ये दो कुंडलियां लपेटी गई, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, लपेटी जाती हैं। उसके बाद ये कुंडलियां एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथककृत रखी जाती हैं। ये कुंडलियां एक दूसरे से दूर होती हैं, तो देखो एक दूसरे से अलग है ना, एक दूसरे से तो अलग है भाई, है ना। और उसके बाद उसने क्या बोला? एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथककृत रखी जाती हैं, तथा लोहे की क्रोड से थोड़ी सी मतलब चिपकी हुई नहीं है ना, थोड़ी दूर दूर रखी गई हैं। उसके बाद में लोहे की क्रोड से पृथक जाते हैं। इन कुंडलियों में से एक में तांबे के मोटे के तार के कम फेरे होते हैं, और इनमें से एक को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो एक में तो क्या होते हैं? मोटे तार की होती है ना, मोटे तार के कम फेरे होते हैं, और एक में पतले तार के ज़्यादा फेरे होते हैं। मोटे तार के कम फेरे, पतले तार के ज़्यादा फेरे, ठीक है। इसके बाद है, अब ध्यान से समझना कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली प्राथमिक होती है तथा पतले तार की अधिक फेरों वाली कुंडली द्वितीयक होती है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में उसने सबसे पहले बोला कि मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली प्राथमिक होती है तथा पतले तार की अधिक फेरों वाली कुंडली द्वितीयक होती है, ठीक है। तो इसमें है क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली
देखो ऊंचाई में क्या होता है, मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली प्राथमिक होती है तथा पतले तार की अधिक फेरों वाली कुंडली द्वितीयक होती है। जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा यहाँ पर कि ये ट्रांसफार्मर है। अब इसमें प्राथमिक कुंडली यहाँ पर देखा मोटे तार है, जब मोटा तार होगा तो हम फेरे कम लेने पड़ेंगे और जब पतला तार होगा तो लंबा ज़्यादा फेरे ले सकते हैं, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो मोटे तार को लंबाई में कम लिया जाता है और लंबे तार को मोटाई में कम लिया जाता है, मतलब वो पतला होता है ना। तो जिसमें पहला क्या हो, देखो जिसमें हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली प्राथमिक होती है, तो हम कह सकते हैं हमने यहाँ पर मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली बनाई है और यहाँ पर पतले तार की ज़्यादा फेरों वाली कुंडली बनाई है। तो ये क्या हो गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का डायग्राम हो गया। ठीक है, सिंपल। ये वैसे ट्रांसफार्मर है, आप ये बनाइए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसको यहाँ लगा देते पतले तारों को और इनको यहाँ लगा देते तो ये क्या हो जाता, अपचाई हो जाता। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो उसमें अच्छा ऊंचाई में तो ये है, अपचाई में उल्टा हो जाएगा। आप कार्यविधि समझो। कार्यविधि को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कार्यविधि। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, है ना, डायग्राम के साथ में समझाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। कार्यविधि, एसी मेंस को सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। भाई ये जो एसी मेंस होता है उसको सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। यहाँ पर एसी मेंस को हमने लगा दिया प्राथमिक कुंडली में। उसके बाद जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है तथा दूसरी दिशा में चुंबकित होती है। तो देखो हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत पढ़ रखा है, जब हमने इसमें निर्गत वोल्टेज दी, मतलब निवेशी वोल्टेज दी, सॉरी इनपुट वोल्टेज, जब यहाँ पर हमने निवेशी वोल्टेज दी जिसको हम वी सफिक्स में पी से डिनोट करेंगे क्योंकि प्राइमरी कॉइल में दे रहे हैं, ये प्राइमरी कॉइल है। जब हमने यहाँ पर वोल्टेज दी तो वोल्टेज गई मतलब करंट गया। तो आपको एक बात पता है क्या, कि ये क्या है, कॉइल है, कुंडली है सोलेनॉइड वाली। जब कुंडली है तो हमने ये वाला पढ़ रखा है, ये वाला नियम क्या, कि ये धारा की दिशा है, ये धारा की अगर दिशा है तो ये क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो धारा ऐसे करके बह रही है, अगर धारा इसमें ऐसे करके बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे करके हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में, ये क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो हमने देखा कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का एक चक्र दिया जब हमने प्लस वाला, तो दिशा इधर की साइड थी। अब हम माइनस देंगे, मतलब दिशा कहाँ हो जाएगी, उसकी करंट की पीछे की तरफ हो जाएगी। जब करंट की पीछे की तरफ हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, ये प्रत्येक वोल्टेज चक्र के दौरान ये हर एक दूसरी दिशा में, मतलब पहले तो इस दिशा में चुंबकित हो रहा है, फिर इस दिशा में चुंबकित हो रहा है। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके इन क्रोडों की सहायता से ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र था, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं थी, ये किस में जा रही हैं, ये दूसरी कुंडली में होकर गुजर रही हैं। और जब दूसरी कुंडली में से होकर गुजर रही है, मतलब ये देखो एक कुंडली है और पास वाली कुंडली में से होकर गुजरे, तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। तो इसलिए ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में, बहुत ही इजी। तो हमने देखा धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित होती है। चूंकि द्वितीयक कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी हुई है, अभी हमने देखा कि जो द्वितीयक कुंडली है वो भी उसी क्रोड पर लिपटी हुई है, तो हम कह सकते हैं क्रोड के बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन होते हैं। कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। इसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं में लगातार परिवर्तन हो रहा है। क्यों, क्योंकि धारा के मान में देखो बढ़ोतरी हो रही है, फिर घटोतरी हो रही है, फिर घटा फिर बढ़ा, घटा बढ़ा, ऐसे करके वोल्टेज और धारा के मान में क्या हो रही है, घटोतरी बढ़ोतरी हो रही है। और जब धारा का मान बढ़ेगा घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन आएगा, और चुंबकीय बल रेखाओं के मान में परिवर्तन आएगा मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आएगा। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आ जाने पर क्या होता है भाई, आपने पढ़ रखा अन्योन्य प्रेरण, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उसी कुंडली में उस आवृत्ति का एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये डायग्राम्स, ये देखो प्रतीक चिन्ह है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का है, ये है प्राथमिक कुंडली और ये है द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में क्या है, मोटे तार है, मोटे तार के कम फेरे हैं, और इसमें क्या है, द्वितीयक कुंडली में पतले तार के ज्यादा फेरे हैं और बीच में क्रोड हैं। यही आपको डायग्राम पक्का बनाना है ना, बहुत अच्छे से। और इसमें क्या है, इसमें बीच में क्रोड है, ये वाला पतले तार का हो गया और ये वाला मोटे तार का हो गया ज्यादा फेरे, ये अपचाई ट्रांसफार्मर है ना। अब देखो, माना कि प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या एनपी है। माना कि प्राथमिक कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली है ना, ये वाली ऊपर वाली, इसमें क्या है, तार की जो फेरों की संख्या है वो एनपी है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस मान ली, कितने फेरे हैं। एवं
अब देखो पहली वाली कुंडली में जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा वो ईपी मान लिया, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण है, दोनों कुंडली में होगा, एक तो ईपी मान लिया और दूसरी वाली में ईएस मान लिया। तब फेराडे का नियम क्या कहता है, ईपी इज इक्वल्स टू माइनस एनपी डी फाई अपॉन डी टी, डेल्टा फाई अपॉन डी टी, डेल्टा टी, और ईएस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एनएस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इन दोनों का डिवाइड कर दो, जब इन दोनों का डिवाइड कर देंगे क्या मिलेगा, ईपी अपॉन ईएस बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, एनपी अपॉन एनएस। आ गई मेरी बात समझ में। अब इनको क्या करना है, यदि मैं इनको ध्यान से समझिएगा, देखो जब ईपी अपॉन एन ई एस बराबर था एनपी अपॉन एन एस के, तो वीपी अपॉन वी एस भी होगा, क्योंकि वी और ई एक ही तो है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना। अब ध्यान से समझिएगा इसके बाद में कि आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, भाई आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होगा कि कोई ऊर्जा हानि बिल्कुल ना करे, यानी कि जितनी शक्ति दें उतनी शक्ति मिले, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर, तो हम कह सकते हैं पी इन बराबर होना चाहिए पी आउट के, और आप जानते हो पी इजिकल्स टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है, तो हम कह सकते हैं पी इन मतलब जो निवेशी वाले पे जा रहा है, मतलब वीपी वी आई वीपी इंटू आई पी हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी के लिए हो गया, और वी एस इंटू आई एस सेकेंडरी के लिए हो गया। अब हमने डिवाइड कर दिया वीपी और अपॉन में वीएस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आई एस अपॉन में आईपी, तो धारा के लिए क्या हो गई, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आई एस अपॉन आईपी हो जाएगा बराबर वीपी अपॉन वीएस बराबर ईपी अपॉन ईएस बराबर एनपी अपॉन एनएस, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, किसी ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। भाई निर्गत शक्ति यानी कि ईटा, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा बराबर होता है आउटपुट पावर बटे में इनपुट पावर, यानी कि कितनी शक्ति दे रहा है वो और कितनी शक्ति ले रहा है ना। किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं हो सकती, आपको पता है हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा हिरानी तो होगी, तो हम कह सकते हैं कि इसकी दक्षता 100% नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं हमेशा। अब देखो यदि हमने ऊपर देखा था ये वीपी अपॉन वी एस, ईपी अपॉन ई एस और एनपी अपॉन एन एस, यानी इनको सेकेंडरी के सापेक्ष करते हैं, मतलब ऊपर एन एस वाला कर दें, जैसे एन एस अपॉन एन पी, वी एस अपॉन वी पी और ई एस अपॉन ई पी, तो ये किसके बराबर होता है, आर के होता है, किसके बराबर होता है, आर के। और इस आर को क्या कहते हैं, इस आर को हम कहते हैं, यदि आर यहाँ आर बराबर क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो, जिसे परिणमन अनुपात कहते हैं, क्या कहते हैं, परिणमन अनुपात कहते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स जरूर कराऊंगा इसके, ठीक है। अब बताइए भाई, आपको ट्रांसफार्मर समझ में आया, बहुत ही इजी था, नोट्स की भाई स्क्रीनशॉट लेना अगर आपके पास नहीं है तो, है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी बहुत जल्द, जिसमें मैं एलसीआर सर्किट भी समझाने वाला हूँ, एलसीआर सर्किट और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो पेपर में पक्का आते हैं। तो छोटी सी वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर कवर कर लिया, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय गाइस।